साथियों, हम विलियम शेक्सपियर के ऊपर पहले भी कई सारी वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग विलियम शेक्सपियर के ऊपर एक नई वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, बायोग्राफी और जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं उन सभी को। इस पूरी वीडियो में जो डिस्कशन रहेगा वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को बेस मान करके रहेगा दोस्तों, यानी कि जितने भी हमारे एग्जाम पॉइंट्स होंगे हम उन्हीं एग्जाम पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की वीडियो हम शुरू कर देते हैं। एक बार हम लोग दिखा भी देते हैं कि क्या चीज़ें डिस्कशन में रहेंगी इस तरीके से, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहेगा, सारा लास्ट तक इसको जरूर एक बार। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? तो 1564 को, और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1616 में दोस्तों हो गई। अगर बर्थ की बात करते हैं तो 23 अप्रैल 1564 को हुआ कहाँ था? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। यहाँ पर एवन क्या है? एक नदी का नाम है। इसके बाद में इन दी कंट्री ऑफ बार्कविकशायर में, कभी कभी अगर आपसे बैप्टाइजेशन डेट पूछी जाए यानी कि इनके नामकरण संस्कार की डेट पूछी जाए तो आपको 26 अप्रैल बताना है, यानी कि इनके जन्म के 3 दिन बाद इनका बैप्टाइजेशन हुआ था चर्च में, यानी कि इनका नामकरण संस्कार हुआ था। इतना क्लियर हो गया। कहाँ? कंट्री ऑफ बार्कविकशायर में। और देखो आगे लिखा हुआ भी है कि ही वाज बैप्टाइज, यानी कि ये बैप्टाइज हुए। बैप्टाइज का मतलब होता है नामकरण संस्कार, यानी कि नामकरण रखना। जैसे अपने यहाँ किसी बच्चे का जन्म जो है अगर 2 तारीख को होता है तो पंडित जी से मुहूर्त निकलवा करके उसका नामकरण संस्कार 10 तारीख होगा। इसी तरीके से वहाँ पर भी चर्च में क्या हुआ कि 23 अप्रैल को तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ और इनका जो बैप्टाइजेशन हुआ था 3 दिन बाद हुआ था चर्च में। और वो चर्च का नाम था ट्रिनिटी चर्च। ये चर्च कहाँ थी? स्ट्रेटफोर्ड में ही थी और 26 अप्रैल को हुआ था 1564 में। स्ट्रेटफोर्ड क्या है? इसमें एक गांव का नाम है और ये गांव कहाँ है? बार्कविकशायर कंट्री में है, काउंटी में है, यानी कि राज्य में है, जो कि सराउंडेड घिरा हुआ है। काय से घिरा हुआ है? फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन, कैस्टल ऑफ बार्कविक से घिरा हुआ है दोस्तों। अगला कैस्टल ऑफ पेरेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ही वाज द थर्ड सन, यानी कि तीसरा पुत्र था, तीसरा बच्चा था किसका? जॉन शेक्सपियर। अब हम ये बता सकते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था? जॉन शेक्सपियर था। और जो जॉन शेक्सपियर थे वो क्या थे? एक एल्डर मैन थे, या हम ये भी कह सकते हैं अ सक्सेसफुल ग्लोबर ओरिजिनली फ्रॉम स्निटरफील्ड। और इनके पिताजी के बारे में भी कई सारी चीज़ें हैं, उनके कई सारे व्यवसाय हैं, ऐसा पता चलता है, बट निश्चित कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है सिर्फ। अगला देखो, एंड इनकी माता का नाम क्या था? मैरी आर्डन था। और जो मैरी आर्डन थी वो किनकी पुत्री थी? द डॉटर ऑफ एन एफ्लुएंट लैंड ओइंग फार्मर की क्या थी? पुत्री थी दोस्तों। इनकी शिक्षा कहाँ? इनकी शिक्षा के बारे में थोड़ी सी कहानी सुन लीजिएगा। इनकी शिक्षा एट द एज ऑफ 7 वर्ष की अवस्था में इनको भेज दिया गया था ग्रामर स्कूल में, और ये ग्रामर स्कूल कहाँ था? स्ट्रैटफोर्ड में, जहाँ पर इन्होंने जो है पिकअप किया था, यानी कि सीखा था। किन चीज़ों को सीखा था? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, थोड़ी सी लैटिन और नगण्य रूप में ग्रीक भाषा को वहाँ से लर्न किया, सीखा। अब इनकी पत्नी का नाम क्या था? यानी कि इनकी स्पाउस कौन थी? और इनके बच्चे, इनको डिस्कस कर लेते हैं। इनके 3 बच्चे थे और इनकी पत्नी। देखो एट द एज ऑफ 18, जब विलियम शेक्सपियर की 18 वर्ष के हो गए, यानी कि इनकी आयु 18 वर्ष की हो गई, और तुम्हें पता ही है जब 18 वर्ष की उम्र हो जाती है तो क्या हुआ कि ये बालिग हो गए, यानी कि तभी ये मैरी कर लेते हैं, यानी कि मैरिड हो जाती है, इनकी शादी हो जाती है किससे? 26 ईयर ओल्ड, जिनका नाम होता है एनी हैथवे, और विद होम, जिससे इनके 3 बच्चों का जन्म होता है दोस्तों। एक बार फिर समझ लीजिएगा इस कहानी को अच्छे से। यानी कि 18 वर्ष की आयु में इन्होंने 26 वर्ष की एक महिला, जिनका नाम क्या होता है? एनी हैथवे, उनसे शादी कर लेते हैं, और जो कि विलियम से कितनी? टोटल 8 वर्ष क्या थी? बड़ी थी। इनकी शादी के 6 महीने बाद ही
इनकी एक बेटी हुई जिनका नाम था सुसाना, और सुसाना की शादी किससे हुई थी? जॉन हॉल से हुई थी। इसके बाद इनके दो जुड़वा बच्चे हुए थे जिनका एक का नाम था हैमनेट और दूसरे का नाम था जुदिथ। जो हैमनेट थी उसकी 11 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, और जुदिथ जो थी लड़की, ओके, इनका एकमात्र लड़का था जिसका नाम हैमनेट था, और हैमनेट की जो मृत्यु होती है वो 11 साल की उम्र में किसी अननोन कारणों से मृत्यु हो जाती है। और जो इनकी जुड़वा बच्चों में से अब बचा कौन? एक लड़की बची जिसका नाम क्या था? जुडिथ था, और जिसकी शादी थॉमस क्वीनी से हुई थी। और इस तरीके से विलियम शेक्सपियर के टोटल कितने बच्चे हुए? 3। ये तो मैंने एक कहानी के रूप में बता दिया, जरा सुनिएगा। चिल्ड्रन, सुसाना की अब इसको जरा देख लीजिएगा अच्छे से। सुसाना आफ्टर 6 मंथ ऑफ मैरिज, इनकी जब शादी हुई, शादी के 6 महीने बाद ही सुसाना का जन्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ शादी से पहले ही विलियम शेक्सपियर और एनी हैथवे का लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे दोस्तों। इसके बाद ट्विंस होते हैं। ट्विंस में कौन? हैमनेट और जुदिथ होती हैं। हैमनेट डाइज मर जाती हैं अननोन कॉजेज से, सॉरी हैमनेट मर जाती हैं नहीं, मर जाते हैं क्योंकि लड़के का नाम होता है, माफ़ करिएगा। हैमनेट डाइज मर जाता है ऑफ अननोन कॉजेज एट द एज ऑफ 11। तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में। और सुसाना वाज मैरिड, सुसाना शादी कर लेती हैं जॉन हॉल से। जॉन हॉल कौन होते हैं? एक फिजिशियन होते हैं इन 1607 में। जुदिथ जो है किससे शादी कर लेती है? टॉमस क्वीनी से, और जो कि क्या होता है? एक विंटनर होता है 2 मंथ्स बिफोर शेक्सपियर्स डेथ। और इनकी जो जुदिथ की शादी होती है वो विलियम शेक्सपियर की मृत्यु के ठीक 2 महीने पहले ही होती है दोस्तों। इनकी मृत्यु, विलियम शेक्सपियर की मृत्यु के बारे में समझिएगा। इनकी डेथ कैसे होती है? ही डाइड ऑन 23 अप्रैल को, यानी कि 23 अप्रैल को इनकी मृत्यु। कब? 1616 में एट द एज ऑफ 52, यानी कि 52 वर्ष की अवस्था में विलियम शेक्सपियर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ? स्टेटफोर्ट अपॉन एवन, जहाँ इनका जन्म हुआ वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। जहाँ इनका नामकरण संस्कार होगा वहीं उसी चर्च में इनको क्या कर दिया जाएगा? बरीड कर दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा। यानी कि ही वाज बरीड, इनको दफन किया गया था इन दी चैंसेल ऑन द हॉल, यानी कि कहाँ? ये हॉली ट्रिनिटी चर्च को याद रखोगे, हॉली ट्रिनिटी चर्च में इनको दफन कर दिया गया था 2 डेज आफ्टर हिज डेथ, यानी कि इनकी मृत्यु के 2 दिन बाद। अगला, क्योंकि उस समय तक ये सेलिब्रिटी बन चुके थे तो 2 दिनों तक इनके सबको ऐसे ही रखा रहा, और 2 दिन के बाद होली ट्रिनिटी चर्च में इनके सब को दफन कर दिया गया था। एपिथाफ जो इनका शव था उस पर एक एपिथाफ लिखा था। एपिथाफ का हिंदी मीनिंग होता है कब्र पर अंकित शब्द दोस्तों। जो एपिथाफ था दोस्तों वो एक बार जरा हिंदी में देख लीजिएगा क्या था। अगर हम इस एपिथाफ की बात करते हैं तो इनके एपिथाफ में क्या था? प्रिय मित्र, ईसा मसीह के लिए इस कब्र में दफनाई गई मिट्टी को ना खोदना। ईश्वर उस व्यक्ति को सुखी रखे जो इस कब्र को ना छेड़े, परंतु ईश्वर उस व्यक्ति को अभिशाप दे जो यहाँ गड़ी हुई मेरी अस्थियों को उखाड़े। तो ये था इनकी कब्र पर कुछ अंकित शब्द दोस्तों। इसको हिंदी में मैंने इसलिए बताया जिससे कि आप उसे क्लियर से समझ सको सर। अब ये क्लियर हो गया। एपिथाफ को अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़े देता हूँ। द एपिथाफ ऑन हिज ग्रेव स्टोन रीड्स, गॉड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वेयर टू डिग द डस्ट एनक्लोज हेयर। Okay, blessed be the man that spares these stones, and caused to be he that move my bones. ठीक है, ये था इनका एपिथाफ, इनकी कब्र पर अंकित शब्द। सॉब्रिक्यूट क्या था? सॉब्रिक्यूट का मतलब होता है उपनाम। इनका एक उपनाम भी था, निक नेम भी था। तो वो निक नेम इनको किस नाम से, किस अन्य नाम से भी जाना जाता था विलियम शेक्सपियर को? तो बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता था विलियम शेक्सपियर को। आगे ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो ये एलिजाबेथन पोइट थे, एक्टर भी थे। एक्टर का मतलब इन्होंने कुछ अपने लिखे हुए नाटकों में भी एक्टिंग की थी और कुछ अन्य नाटकों में भी एक्टिंग की दोस्तों। और ये रेनेसा प्लेराइट थे दोस्तों। इसके बाद में आप याद रखिएगा इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट से मतलब ये खूब पूछ लिया जाता है। हिज
4 ग्रेट ट्रेजेडीज। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर की वो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कौन सी हैं, तो आप याद रखोगे। कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है, इनकी डेट का क्रम पूछ लेंगे, किसी भी तरीके से पूछ लें, आप हर तरीके से इसको प्रिपेयर करके जाओगे। तो इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कौन कौन सी थी? एक हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। ये चारों इनकी कुछ ग्रेट ट्रेजेडीज थी। इनको याद करने की ट्रिक है, ऐसे हुक्म करके याद कर लोगे। H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर और M फॉर मैकबेथ। इसी तरीके से जब इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं तो कॉमेडीज भी होंगी। ठीक है, अब हम कॉमेडीज की बात करते हैं कि हिज 4 ग्रेट कॉमेडीज कौन कौन सी हैं। तो अपने पीजीटी के एक राइटर है मैथ्यू। मैथ्यू से मतलब थोड़ा सा इनकी आवाज़ को समझिएगा। MATTHU, यू को इस तरीके से W को U बना लो। अब देखो, M फॉर मच एडो अबाउट नथिंग, T फॉर ट्वेल्थ नाइट, फिर T फॉर T फॉर द मर्जेंट ऑफ वेनिस, ओके, और फिर U यानी कि एज यू लाइक इट। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख लोगे इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज को मैथ्यू करके, यानी कि मच एडो अबाउट नथिंग, दूसरा ट्वेल्थ नाइट, और फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। ये इनकी कुछ ग्रेट कॉमेडीज थी। रोमन प्ले की बात करें कि विलियम शेक्सपियर के कौन कौन से हमारे रोमन प्लेज थे, तो रोमन प्लेज में इनके जो आएंगे वो कोरियोलेनस, इसके बाद में जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा, और टीटस एंड्रोनिकस भी है, लेकिन टीटस एंड्रोनिकस एक कोलैबोरेशन वर्क है विद जॉर्ज पीले के साथ में। इसके बाद ड्रामेटिक रोमांसेस की बात करते हैं तो हिज लास्ट 4 प्लेज आर ट्रैजिक कॉमेडीज के राम में, या तो आप इसे ड्रामेटिक रोमांसेस कहिए, या कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि विलियम शेक्सपियर की कौन सी 4 ट्रैजिक कॉमेडीज हैं। तो अगर आपसे ट्रैजिक कॉमेडीज पूछी जाए तो भी आपको इन्हीं का नाम लिखना है। ट्रैजिक कॉमेडीज इनकी कौन सी हैं? पेरिकल्स है, सिम्बेलिन है, द विंटर्स टेल है और द टेम्पेस्ट है। इतना क्लियर हो गया। कॉमेडी की बात करते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितनी कॉमेडी लिखी। टोटल यहाँ पे 14 कॉमेडी की बात करेंगे, 14 कॉमेडीज इन्होंने लिखी हैं। अब कौन कौन सी हैं ज़रा देख लीजिएगा। सबसे पहले 1590 से 91 में 2 जेंटलमैन ऑफ बैरोना, फिर 90 से 91 में टीमिंग ऑफ द श्रू, यानी कि 90-91 में इनकी 2 कॉमेडी आई थी। कौन कौन सी? 2 जेंटलमैन ऑफ बैरोना आई थी और टीमिंग ऑफ द श्रू आई थी दोस्तों। 94 में अगर हम बात करें तो 94 में द कॉमेडी ऑफ एरर्स, और 94-95 में लव्स लेबर लास्ट। ये जो डेट है इनकी पब्लिशिंग डेट नहीं है, ये इनकी परफॉर्मिंग डेट है, स्टेज परफॉर्मिंग डेट की। स्टेज पर ये प्ले इनके कब परफॉर्म किए गए दोस्तों, क्योंकि इनके जो प्लेस थे वो सभी जो है फोलियो के रूप में पब्लिश हुए थे। फर्स्ट फोलियो, सेकंड फोलियो और थर्ड फोलियो के रूप में। ठीक है, याद बनाए रखिएगा इस चीज़ को। हम वैसे भी डिटेल्ड बायोग्राफी विलियम शेक्सपियर की बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो बायोग्राफी नहीं देखी तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा। ये तो आपका रिवीजन है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है वीडियो है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़्यादातर फंसने की संभावना रहेगी, यानी कि टोटल एग्जाम पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। 94-95 की अगर हम बात करें तो लव्स लेबर लॉस्ट, और 95 में क्या है, इनका एक और आया था अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स। ये सभी क्या हैं, इनकी कॉमेडी हैं दोस्तों। 96 में दी मर्चेंट ऑफ वेनिस, 97 और 98 की अगर हम बात करें तो मैरी वाइफ्स ऑफ बिंदुसार है। 98 में ही आया था इनका एक कॉमेडी मच एडो अबाउट नथिंग। 99 या 1600 में अगर हम बात करें तो एज यू लाइक इट, और 1601 में ट्वेल्थ नाइट। और ट्वेल्थ नाइट का एक अन्य टाइटल भी है, और ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ट्वेल्थ नाइट का एक दूसरा अन्य टाइटल कौन सा है, तो व्हाट यू विल। याद बनाए रखना, कहीं पर भी नोट डाउन कर लेना। ट्वेल्थ नाइट का एक दूसरा नाम है व्हाट यू विल टाइटल। तो टोटल आपको समझ आ चुका होगा कि कॉमेडी की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें टोटल 14 कॉमेडीज़ की चर्चा की है हम लोगों ने। कितनी? और जिनका स्टेज परफॉर्मिंग डेट और उनके नाम डिस्कस करे हैं। 1603 में मेजर फॉर मेजर है, 1604 से 5 में ऑल वेल्स डेट एंड्स वेल, और 1609 में विंटर्स टेल, और 1611 में द टेम्प। एक कहीं के 1611 में क्या है, द टेम्पेस्ट है दोस्तों।
फिर अर्ली कॉमेडीज़ की बात कर लेते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि विलियम शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडीज़ कौन सी थी। अर्ली कॉमेडीज़ की बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडीज़ में टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना आता है, टेमिंग ऑफ द श्रू और कॉमेडी ऑफ एरस एंड लव्स लेवर लॉस्ट, ये इनकी अर्ली कॉमेडीज़ में गिनी जाती हैं दोस्तों। इनकी कुछ मैच्योर कॉमेडीज़ भी थी। मैच्योर कॉमेडीज़ में कौन कौन सी रखी जाती हैं तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, ये इनकी मैच्योर कॉमेडीज़ की कैटेगरी में रखी जाती हैं। इसके बाद कुछ इनकी डार्क कॉमेडीज़ हैं। अब डार्क कॉमेडीज़ विलियम शेक्सपियर की कौन कौन सी हैं? ट्रायलस एंड क्रेसिडा जो है, ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, नोन एज डार्क एंड ग्लूमी कॉमेडीज। इन सभी को क्या करा जाता है? डार्क या ग्लूमी कॉमेडीज़ के रूप में जाना जाता है दोस्तों तीनों को। डार्क कॉमेडीज़ के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिएगा नोट पॉइंट के रूप में। जो मेजर फॉर मेजर है इज आल्सो कॉल्ड प्रॉब्लम प्ले, यानी कि ये डार्क कॉमेडी भी है मेजर। कुछ इनके प्ले ऐसे हैं जो दो कैटेगरीज में रखे गए हैं। जब इनको कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया था तो इनके कुछ प्लेस डबल कैटेगरीज में रख दिए गए। जैसे मेजर फॉर मेजर इनका डार्क कॉमेडीज़ के रूप में भी है और मेजर फॉर मेजर इनका एक प्रॉब्लम प्ले के रूप में भी है। मेजर फॉर मेजर इज द डार्केस्ट ऑफ द थ्री डार्क कॉमेडीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये पॉइंट भी आप याद बनाए रखिएगा। प्रॉब्लम प्ले की बात करते हैं तो प्रॉब्लम प्ले में कौन कौन से रखे गए? देखो मेजर फॉर मेजर आपका डार्क कॉमेडी भी है, मेजर फॉर मेजर आपका प्रॉब्लम प्ले भी है। और इसके बाद प्रॉब्लम प्ले कौन सा है? द हिस्ट्री ऑफ ट्रायलस एंड क्रेसिडा है। इसके बाद में ऑल्स वेल डेट एंड्स वेल है। ठीक है, ये तीनों हमारे क्या हैं? प्रॉब्लम प्ले हैं। अब प्रॉब्लम प्ले के बारे में थोड़ा सा, जब प्रॉब्लम प्ले की बात आ गई तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम प्ले क्या होता है। प्रॉब्लम प्ले को एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको हम थीसिस प्ले के नाम से या डिस्कशन प्ले या द कॉमेडी ऑफ आइडियाज़, ये इनके अन्य नाम है प्रॉब्लम प्ले के। कुछ भी नाम आए आपको समझना यही है। प्रॉब्लम प्ले कह लो, इसी को थीसिस प्ले कह लो, डिस्कशन प्ले कह लो या द कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ कह लो। ये इसमें क्या होता है? इज आ कंपैरेटिवली रिसेंट फॉर्म ऑफ ड्रामा है। इट इज ऑरिजिनेटेड इन 19th सेंचुरी फ्रांस। और ये ऑरिजिनेटेड कहाँ हुआ था? इसका ओरिजिन हुआ था फ्रांस में 19th सेंचुरी में, लेकिन इफेक्टिवली इसको प्रैक्टिस किया गया था, या ये कह सक लो कि इसको पॉपुलराइज किया गया था प्रॉब्लम प्ले को। वो किसके द्वारा? एक नॉर्वेजियन प्ले राइट थे जिनका नाम था इब्सन दोस्तों, इनके द्वारा। और हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसे पीजीटी के कौन से राइटर थे जिनके ऊपर इब्सन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, उनका नाम बताना है। और ये टीजीटी के राइटर में से चार, जो टीजीटी के सिलेबस में 4 राइटर रखे हुए हैं, उनमें से एक राइटर ऐसे थे जो इब्सन के प्रॉब्लम प्ले से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अब चारों में से सबसे पहले तो ये आइडिया लगाना कि प्रॉब्लम प्ले कौन लिखता था, इसके बाद में उन प्रॉब्लम प्ले से तो ये उन राइटर का आपको नाम कमेंट बॉक्स करना है। दूसरा हम इनकी बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में क्या था? इन्होंने 10 प्लेस लिखे थे। कौन कौन से हिस्ट्री प्ले हैं इनकी, इनको समझ लीजिएगा। कहीं पर भी नोट डाउन भी आप कर सकते हो कि इनके कौन कौन से हिस्ट्री प्ले थे। अगर हम इनके हिस्ट्री प्ले की बात करते हैं तो 1591 में हेनरी IV पार्ट 2 आया था। इसके बाद में 1591 में ही हेनरी नॉट 4th, माफ़ करिएगा साथियों, 6th, हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3, हेनरी 6 पार्ट 1। ये देखो 91 में पार्ट 2 और 3 आए हैं और 92 में पार्ट 1 आया है। समझ गए? ये थोड़ा सा क्रम, नहीं तो आप समझ लो ये कि पार्ट 1 है तो सबसे बाद में क्यों आया। ठीक है, पहले पार्ट 2 और 3 लिखा गया, इसके बाद इसका पार्ट 1 लिखा गया, फिर नेक्स्ट परफॉर्म किया गया था, क्योंकि ये क्या है? आपकी परफॉर्मिंग डेट है। अब अगला हम बात करेंगे कि 1592 और 93 में इनका एक ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड III आया था। 95 में द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड II। और नेक्स्ट इनका अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, 96 में द लाइफ एंड द डेथ ऑफ किंग जॉन, 96 और 97 में द किंग 4th
पार्ट 1 और 97-98 में हेनरी फोर्थ पार्ट 2, 98-99 में द लाइफ ऑफ हेनरी फिफ्थ, और ये इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा हेनरी एर्थ। हेनरी एर्थ से का एक तो अन्य नाम पूछ लेते हैं तो ऑल इज ट्रू, ठीक है, और ये भी पूछ लेते हैं कि जब थिएटर में आग लगी थी, ठीक है, तब उस समय उस थिएटर में कौन सा प्ले जो है परफॉर्म किया जा रहा था, तो वो भी कौन सा था, हमारा हेनरी एर्थ दोस्तों। इसके बाद इनकी ट्रेजेडीज की बात करते हैं। 14 प्ले हैं टोटल ट्रेजेडीज में। तो देखो कौन कौन सी हमारी ट्रेजेडीज हैं आपके सामने। 1592-93 में ट्रेजेडीज, अच्छा ठीक है, द ट्रेजेडी ऑफ टीटस एंड्रोनिकस। इसके बाद में द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट 99 में आया था। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर 1601 में। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट यानी कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसके बाद 1602 में द हिस्ट्री ऑफ ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ठीक है। 1603 और 4 में द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो या द वेनिस ऑफ मूर, ये इनके अन्य टाइटल हैं। 1605 में द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। 1605 में एक और ट्रेजेडी आई थी, द लाइफ ऑफ टाइमन्स ऑफ एथेंस या टिमोन्स ऑफ एथेंस। इसके बाद में 1606 में इनकी ट्रेजेडी एक आई थी, ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। 1606 में द ट्रेजेडी ऑफ एंटोनियो एंड कैलोपेट्रा। 1607 में पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर, ओनली पार्टली ऑफ शेक्सपियर। क्लियर है। नेक्स्ट 1608 में द ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलेनस। 1610 में द ट्रेजेडी ऑफ सिम्बरलिन। 13 और 14 में टू नोबेल किंग्समैन यानी कि को ऑथर्ड विद जॉन फ्लेचर, यानी कि जॉन फ्लेचर के कोलाब्रेशन में इन्होंने इसको लिखा था, किसको, द टू नोबेल किंग्समैन को दोस्तों। अब इनकी कुछ पोइट्री थी। अगर हम पोइट्री की बात करते हैं तो कौन कौन सी पोइट्री लिखी थी 1500, इनकी कुछ फेमस, ये तो दो तो ऊपर वाली बहुत पूछी जाती हैं, इसीलिए इनको कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। 1593 में वीनस एंड एडोनिस। 1594 में द रेप ऑफ लुक्रीस आई थी। और 99 में सोनेट्स टू संडे नोट्स ऑफ म्यूजिक। इसके बाद में 99 में द पैशनेट पिलग्रिम्स और 1601 में फेनिक्स एंड द टर्टल आया था। इसके बाद 1609 में आ लवर्स कंप्लेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं लवर्स कंप्लेंट से। 1609 में दी सोनेट्स और 1612 में फ्यूनरल एलेजी बाई डब्ल्यू.एस। क्लियर है। तो ये थी इनकी पोइट्री। इसके बाद में कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं, यानी कि एग्जाम पॉइंट्स में आपको ये तो बहुत ध्यान बनाए रखना है। शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा, अगर आपसे पूछा जाए तो हैमलेट बताना है। शेक्सपियर का सबसे शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है, तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स है। फर्स्ट प्ले देखो, लॉन्गेस्ट प्ले हैमलेट, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा कॉमेडी ऑफ एरर्स, और पहला प्ले अगर पूछा जाए तो हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड है। लास्ट प्ले पूछा जाए हेनरी अर्थ, या ये भी कह सकते हो ऑल इज ट्रू। इसके बाद में पहली कॉमेडी पूछी जाए तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स है, और लास्ट कॉमेडी इनकी पूछी जाए तो कौन सी, द टेम्पेस्ट है। पहली ट्रेजेडी पूछी जाए तो टीटस एंड एंड्रोनिकस है, और अगर इनकी लास्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर की पूछ ली जाए तो कैरियोलेनस है। ओके, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन आप लोग भी इसको चेक कर लीजिएगा, और आपको जो सही लगे उसका हमें भी कमेंट बॉक्स कर देना इसी में। क्लियर है। इनकी लास्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर कौन सी है, कोरियोलेनस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर ट्रेजेडी की बात आई तो सबसे पहले देखो दी फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी सबसे पहले लिखी थी गार्बोडक ने, ठीक है, थॉमस सैकवाइल एंड थॉमस नॉर्टन। ए दी चेन ऑफ स्लॉटर एंड रेवेंज रिटन इन डायरेक्ट इमिटेशन ऑफ सिनेका। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहली इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है, तो गार्बोडक को याद बनाए रखोगे, जो कि थॉमस सैकवाइल एंड थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर ने एज एन एक्टर कौन कौन से प्लेस में इन्होंने एक हीरो के रूप में
काम किया वो बताना है। तो विलियम शेक्सपियर एज एन एक्टर, यानी कि इनके कौन कौन से प्ले थे जिनमें विलियम शेक्सपियर ने एक एक्टर के रूप में भूमिका निभाई। तो एज यू लाइक इट में ये क्या बनते हैं, इनको कौन सी भूमिका दी जाती है, कौन सा रोल दिया जाता है, एडम का रोल दिया जाता है। मैकबेथ में किंग डंकन का रोल निभाते हैं। हेनरी फोर्थ में किंग हेनरी का रोल निभाते हैं। और हैमलेट में घोस्ट का रोल निभाते हैं, यानी कि हैमलेट, किंग हैमलेट के घोस्ट बन करके घोस्ट का रोल कौन निभाते हैं, विलियम शेक्सपियर खुद ही निभाते हैं अपने प्ले में। इसके बाद ये यहाँ से खूब पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हमने इनको अलग कर दिया है कि फॉरेस्ट, जंगल एसोसिएटेड, संबंधित हैं विद शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के नाटकों से इनके प्ले जो लिखे हैं, इनके प्लेस में कौन कौन से जंगलों का वर्णन मिलता है, यानी कि कौन कौन से जंगल विलियम शेक्सपियर से संबंधित है, उनके बारे में भी ज़रा समझ लीजिएगा। बर्नम वुड्स, मैकबेथ में इसका जिक्र किया गया है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र जो किया गया है एज यू लाइक इट में। ओके, बिंडसॉर फॉरेस्ट का जो जिक्र किया गया है मैरी वाइफ्स ऑफ बिंडसॉर में। और कपलेट्स ऑर्चर्ड का जो जंगल का जिक्र किया गया है वो रोमियो एंड जूलियट में दोस्तों किया गया है। इसके बाद में ट्रैजिक प्ला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रैजिक प्ला को हम हैमरेसिया भी बोलते हैं। तो देखो ट्रैजिक प्ला किसमें क्या क्या है, इसको ज़रूर अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। हैमलेट में ट्रैजिक प्ला क्या है, इनडिसेसिवनेस है। ओथेलो में जेलसी है। किंग लियर में सेल्फ डिल्यूजन या एरोगेंस है। कोरियोलेनस में प्राइड है। जूलियस सीजर में एक्सेस ऑफ प्राइड, एरोगेंस या एम्बिशन कह सकते हो। मैकबेथ में एक्सेसिव एम्बिशन है या बॉल्टिंग है दोस्तों। और इसके बाद में एंटोनियो एंड कैलोपेट्रा में लव एंड हैट्रेड, ये ट्रैजिक फ्लॉज है। ट्रैजिक फ्लॉ का मतलब होता है कि अपनी खुद की गलतियों के कारण ही किसी हीरो का मेन कैरेक्टर का पतन होना। इसके बाद में रोमियो एंड जूलियट में क्या होता है, एंटोनियो एंड कैलोपेट्रा में लव एंड हेटेड है। इसके बाद में रोमियो एंड जूलियट की अगर हम बात करते हैं तो रोमियो एंड जूलियट में प्राइड, मिसअंडरस्टैंडिंग, रसनेस ऑफ एक्शन बिफोर थिंकिंग। ठीक है, तो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट, जस्ट बी थिंक बिफोर यू स्पीक। ओके, ये रोमियो एंड जूलियट की क्या है, हैमरेसिया है, यानी कि ट्रैजिक प्ला है दोस्तों। इसके बाद में आप एक पॉइंट और याद रख सकते हो कि विलियम शेक्सपियर में जहाँ से आपसे बहुत सारे इनके कैरेक्टर्स, कुछ ही कैरेक्टर्स को याद रखो, जैसे हमने यहाँ पर ये लिख दिए हैं। और मिनिमम आपसे पूछ लिया जाता है, देखना जब भी आप इनको विलियम शेक्सपियर के प्लेस को या इनके वर्क्स को स्टडी करते हो, क्योंकि ये पहले अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो जब आप इनको स्टडी करोगे डिटेल से तब आपको इनके पावरफुल फीमेल कैरेक्टर के बारे में पता लगेगा कि इनके प्ले में कौन कौन सी पावरफुल फीमेल कैरेक्टर होती हैं। अगर हम कॉर्डेलिया की बात करते हैं तो ये किंग लियर में दिखाई जाती है। पोर्सिया जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में होता है। मैकबेथ में लेडी मैकबेथ होती हैं। ओके, बेट्रिस में मच एडो अबाउट नथिंग में डेस्डेमोना जो होती है वो ओथेलो में दिखाई जाती है। रोजालिंड जो होती है जो लाइक इट में होती है। वायला जो है ट्वेल्थ नाइट में। ये पावरफुल फीमेल कैरेक्टर हैं दोस्तों। और इसके बाद में आपको याद रखना है सम आर स्पेशल कैरेक्टर्स अपीयर इन विलियम शेक्सपियर प्लेज। विलियम शेक्सपियर के प्लेज में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी जो हैं अपीयर होते हैं, उनको भी ज़रा समझ लीजिएगा। जैसे घोस्ट काय में दिखाई देता है, हैमलेट में दिखाई देता है। ओके, और बिचेज किस में दिखाई देती हैं, वो भी मैकबेथ में। और मैकबेथ में भी घोस्ट भी दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। मैकबेथ के लिए दिखाई देता है राजा डंकन का घोस्ट। तो घोस्ट हैमलेट में भी है। बिचेस, इसमें बिचेज होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ जो है वो हेनरी फोर्थ और पार्ट 1 में भी हैं, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में भी हैं। और मैरी वाइफ्स ऑफ बिंदुसार, इसमें भी फर्स्ट ऑफ है कैरेक्टर है। तो इतना क्लियर हो गया। ये क्या थे, हमारे फूल्स थे दोस्त। अब इनके कुछ ये स्पेशल कैरेक्टर थे। अब कुछ फूल्स देख लो। इनके जो विलियम शेक्सपियर के प्लेज हुआ करते थे उसमें एक कैरेक्टर जो है वो फूल्स का ज़रूर हुआ करता था। अगर हम फूल्स की बात करते हैं तो टच स्टोन किस में दिखाया जाता है, हम टच स्टोन मेथड की बात नहीं कर रहे हैं जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया था। टच स्टोन एक कैरेक्टर है जो कि एज यू लाइक इट में। फीस्ट डे क्या है, ट्वेल्थ नाइट में। फूल यानी कि कॉर्डेलिया का यहाँ
कॉर्डेलिया होती है किंग लियर में, वही फूल का कैरेक्टर निभाती है। और वैसे तो दी फूल करके आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो, यानी कि समझ सकते हो, दी फूल दिखाया जाता है कहाँ, किंग लियर में। और निक बॉटम जो होता है वो मिडसमर नाइट ड्रीम में फूल की भूमिका निभाता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन से प्ले में कौन सा कैरेक्टर फूल की भूमिका निभाता है। टच स्टोन एज यू लाइक इट में, फीस्ट ट्वेल्थ नाइट में, और दी फूल यानी कि किंग लियर में जो कि कॉर्डेलिया ही होती है, और निक बॉटम जो है अ मिडसमर नाइट ड्रीम में होता है। इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपको रिवीजन कैसा लगा ये एक बार ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शनल या कुछ हो सकता है इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क डिस्कस करें।